अब इसमें उसी में आगे काइनेटिक एनर्जी के आगे तुम लोगों ने अभी ये पढ़ रखे हैं, देखना प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस बताया था 1/3 रो वी बार स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 1 मोल गैस के लिए 3/2 RT, यानी हाफ कैपिटल M V बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT, यानी हाफ स्मॉल m v बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। ये तीन चीजें आपको पता है। और अब जहां कल छोड़ा था उसी के आगे हेडिंग डाल दो, वेरियस स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। वेरियस स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब इधर देखो, फिर एक साथ लिखना, बात देखना, यहीं से सब मिलते रहेंगे। फर्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बोलो नाम एक बार, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS। अब यार यहीं से देखना, रटने लगते हो हर चीज। मीन स्क्वायर वेलोसिटी तुम्हें मालूम है, v बार स्क्वायर, उसी का स्क्वायर रूट VRMS। भाई v बार स्क्वायर ये है, इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसी का स्क्वायर रूट तुम्हें VRMS दे देगा। तो अभी आपके लिए द स्क्वायर रूट ऑफ mean of square of all velocities यानी VRMS is equal to अंडर रूट ऑफ V बार स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ V बार स्क्वायर। अब जरा V बार स्क्वायर देखना तुम्हें कितने टाइप से मिल सकती है बेटा। फर्स्ट यहां से ले लो, P इज इक्वल टू 1/3 रो V बार स्क्वायर। यहां से V बार स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3p अपॉन रो। इसलिए VRMS अंडर रूट 3p अपॉन रो। अगर आपको प्रेशर और डेंसिटी गिवन हो तो RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल अंडर रूट 3p अपॉन रो। सेकेंड, इस वाले फॉर्मूले से V बार स्क्वायर ले लो, हाफ कैपिटल M V बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT। यहां से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और V बार स्क्वायर हो जाएगा 3RT अपॉन M। इसलिए एक और VRMS की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M, और कैपिटल M इज द मास ऑफ 1 मोल गैस। मॉलिक्यूल के लिए जब आप बात करोगे तो ये आएगा हाफ स्मॉल m v बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT।
ये 2 कैंसिल आउट हो गया, v बार स्क्वायर आ जाएगा 3 अपॉन स्मॉल m, इसलिए Vrms आ जाएगा √3 अपॉन स्मॉल m। बात ठीक है? तो यार देखना, हमें मॉलिक्यूल्स के लिए बात करनी है, हम लास्ट में इस पर बात करेंगे, लेकिन सभी पर एक साथ आ गया। आरएमएस वेलोसिटी प्रेशर और डेंसिटी के साथ, आरएमएस वेलोसिटी 1 मोल गैस के साथ, और आरएमएस वेलोसिटी किसी 1 मॉलिक्यूल की। बात ठीक है? हाँ। अब दूसरी है एवरेज वेलोसिटी। जनरली हमें मालूम है वी एवरेज निकालने का तरीका होता है जितने भी है डिवाइडेड बाय टोटल। बात ठीक है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग फ्रॉम केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यही तीनों तुम एवरेज के लिए लिखोगे, बस 3 की जगह 2.5 यूज करो। क्या यूज करना है? 2.5। एक्चुअली 8 अपॉन पाई है, 8 अपॉन पाई। सॉल्व करोगे तो वो 2.5 ही आ जाएगा। तो आपके लिए v एवरेज हो जाएगा √8 अपॉन पाई p अपॉन रो, 3 के साथ p अपॉन रो था, वैसे 8 अपॉन पाई RT अपॉन m, या √8 अपॉन पाई KT अपॉन स्मॉल m, और हमें ये वाला चाहिए। तो ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं 2.5 p अपॉन रो, 2.5 RT अपॉन कैपिटल M, या 2.5 KT अपॉन स्मॉल m। अच्छा, अब एक और है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। VMT। अब मेरी बात सुना, किसी कंटेनर में अगर 10 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, 10, उनमें से 4 2 मीटर पर सेकेंड शो करते हैं, कोई 4, कोई 2 6 मीटर पर सेकेंड, कोई 1 12 मीटर पर सेकेंड, कोई 3 7 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी को शो करेंगे वही हम मान लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इंडिया की मोस्ट प्रोबेबल एज 60 इयर्स इसी तरीके से देखी गई। ज्यादातर लोग 60 के आसपास मर जाते हैं, तो वो हम एवरेज मान के काम कर लेते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने जिस वेलोसिटी को शो करना है वही हमारे लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। तो इसको लिखते ऐसे है, the velocity possessed by maximum number of molecules is most probable velocity। और सारे फॉर्मूले में पहले आरएमएस के टाइम पर 3 यूज किया था, एवरेज के टाइम पर 2.5, मोस्ट प्रोबेबल के टाइम पर 2, तो ये भी मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा √2p अपॉन रो, √2 RT अपॉन कैपिटल M, या √2 KT अपॉन स्मॉल m। यहां रिलेशन देखो,
राम, that is VRMS is greater than V average is greater than V most probable. RMS का R, एवरेज का A, मोस्ट प्रोबेबल का M। पर ठीक है, वैसे ही लिख करके बताया गया है। कुछ किताबों में पहले एवरेज लिख देते हैं फिर मोस्ट प्रोबेबल, किस तरीके से, तो मैंने वो लिए ही वैसे है कि राम देखिए RAM, VRMS ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। और कैसे ग्रेटर, √3, √2.5, √2। पर ठीक है ना, बस सिर्फ इतना चेंज है, बाकी P/ρ, RT/m, KT/m सेम। तो अभी यहां पर VRMS is to V average is to V most probable is equal to √3 is to √2.5 is to √2। बात ठीक है, नोट करो। अब एक हेडिंग डालो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आदित्य लिखवाओ इसको, डेफिनेशन इसकी। वेरी गुड बेटा, सर नहीं आती है, बोल। सर मतलब उसकी टेम्परेचर को बस बस बस, तुम्हें जीवन भर माता पिता इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते रहे, और जिसमें to raise the temperature by 1 degree Celsius of any body is called specific। सब बात तो ऐसे बताया, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass of a substance। अब इसको यूनिट मोल भी बोल सकते हैं, और of a substance या गैस by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। अब यहां पर टीपा टीपी बंद करो, टीपू सुल्तान बंद करो टीपना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब हम सॉलिड्स में बात करते हैं, सॉलिड्स में, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबली स्मॉल, बहुत छोटा, तो वहां एक ही स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं। अच्छा, ये बात और अच्छे से समझ में आएगी जब तुम आगे की लाइंस सुनोगे। अगर हम गैसेस में काम करें, गैस के केस में काम करें, तो छोटा सा टेम्परेचर चेंज की वजह से भी एक देखने लायक वॉल्यूम या प्रेशर चेंज दिखता है, मतलब कंसिडरेबल। फिर से, गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से वॉल्यूम या प्रेशर अच्छा अमाउंट में बढ़ता या घटता है, लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। सॉलिड्स में बहुत सारा भी टेम्परेचर तुम बढ़ा दो, तब भी नेग्लिजिबली स्मॉल आपको मिलता है वॉल्यूम इंक्रीज या वॉल्यूम डिक्रीज। तो सॉलिड के केस में स्पेसिफिक हीट एक ही पढ़ते थे, गैसेस के केस में दो कंडीशंस बनेगी। एक्चुअली दो चीजें हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करती हैं, वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो दोनों पर एक साथ काम नहीं करते। जब गैसेस के केस में बात करते हैं तो या तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम या एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब यही डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बस दो में बांट दिया। फर्स्ट, by 1 degree Celsius at constant volume, is known as, पूरा लिख रहा हूं,
specific heat at constant volume and denoted by CV। तो यहां देखना बेटा एक मिनट, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T यूज करते थे, तो यहां यूज करेंगे Q इज इक्वल टू M CV डेल्टा T, या इसी को लिखने का तरीका है dq इज इक्वल टू M CV dt। ठीक है। अच्छा, सेकेंड यही काम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब डायरेक्ट लिख दूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज CP, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसलिए Q इज इक्वल टू बोलोगे mCP डेल्टा T, या dq इज इक्वल टू mCP dt। अच्छा बेटा, अब यहां पर ध्यान देना, एक्चुअली अब कई क्वेश्चंस में अवनी नंबर ऑफ मोल्स देगा n, तो उस सिचुएशन में हम यही Q लिखने का तरीका, वेरी गुड, dq इज इक्वल टू nCV dt, n नंबर ऑफ मोल्स, या यहां पर dq इज इक्वल टू nCP dt, n नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पर दो चीजें देखना बेटा, रिलेशन है कुछ, पहला Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इसे मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। और दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों का रेशियो भी एक कांस्टेंट होगा, दैट इज डिनोटेड बाय गामा। नोट करो, अब एक हेडिंग डाल लो, वर्क डन बाय और ऑन गैस, वर्क डन बाय और ऑन गैस। अब मेरी एक बात सुनना यार सभी लोग, यार देखना, वर्क डन बाई गैस निकालना हो, वर्क डन ऑन गैस निकालना हो, वर्क डन बाई चिंटू मिंटू निकालना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन का तो एक ही फॉर्मूला होता है दुनिया में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात खत्म। जैसे हमारा कभी फॉर्मूला निकले वर्क डन इज इक्वल टू चिंटू अपॉन मिंटू, तो पक्का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम चिंटू और मिंटू में चेंज करके लाए होंगे। तो यहां पर भी जैसे तुम लोग बोलते हो ना वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, तो वो रीजन वही है जो मैंने पहले दिन लिखवाया था कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। हमें हर चीज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में देखना है, कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इन्हीं के साथ दिखाई दें। अब वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को चेंज कर दिया प्रेशर इनटू एरिया में, और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया चेंज इन वॉल्यूम में।
तो P डेल्टा V आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। अब उसी को सजा के लिख देना, देखो जब let gas is contained in a vessel of area A with a movable piston. Let due to heat taken by system the volume increases from VI to VF keeping pressure constant. As shown. यहां देखना बेटा सभी लोग, ये इनिशियल पोजीशन मूवेबल पिस्टन की, प्रेशर P, वॉल्यूम V इनिशियल, ये गैस भरी हुई है और हमने इसे हीट देना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली मान लो यहां तक आता है, ये मूवेबल पिस्टन, प्रेशर P, फाइनल वॉल्यूम VF। तो आप लोगों को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाना कैसे बताया गया था कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो किसी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा dw फाइंड करो और फिर उसे प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करो। तो यहां पर भी हम दो ऐसे पॉइंट्स मान लेते हैं, एक ये A और एक ये B, और ये डिस्प्लेसमेंट है ds। अब d लगा दिया है तो वेरी स्मॉल हो ही गया है, लगभग 0 के बराबर। और ये ds डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से ट्रेवल करेगा, ये मूवेबल पिस्टन ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है, तो अब जब छोटा सा वर्क डन ds डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फाइंड करोगे the small work done for ds displacement तो dw is equal to f डॉट ds, यानी f ds cos थीटा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए cos 0 एंड cos 0 इज 1। भाई जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो f डॉट ds cos 0। तो अभी dw इज इक्वल टू, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में हैं तो फोर्स को लिख दिया प्रेशर इनटू एरिया।
इसी को हम लिख सकते हैं P इंटू A इंटू ds। तो अब आराम से इधर देखो, पहले सभी लोग, मैंने कहा था एरिया ऑफ कंटेनर इज A, तो बट ऑब्वियस है पिस्टन का एरिया भी A ही रखा जाए। भाई छोटे एरिया का पिस्टन होगा तो इसमें लगेगा नहीं, बड़े एरिया का होगा तब भी फिट नहीं आएगा। तो अगर A एरिया ऑफ कंटेनर है तो बट ऑब्वियस है पिस्टन का एरिया भी A होगा। अब यहां से यहां तक में एरिया तो सेम रहा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुई, और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको यहां पर देगा चेंज इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम चेंज मिल रहा है यहां से यहां तक आने में। तो दैट्स व्हाई dw is equal to P dv, ADS is equal to dv, and that is change in volume। इसलिए नेट वर्क डन, तो P dv का इंटीग्रेशन कर दो, इनिशियल V इनिशियल से फाइनल V फाइनल तक, dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा V, लिमिट्स आर Vi एंड Vf, so that W is equal to P times of V final minus V initial, या W is equal to P delta V। बात ठीक है, नोट करो।